कई बार आप देखेंगे कंपनी आईपीओ तक जाती है, फिर और अच्छा होता है, जब नेगेटिव होना चालू होता है तो कंपनी पे केसेस होने चालू हो जाते हैं। वो पूरा हमने अच्छा और बुरा वो पूरी इस 20 साल की जर्नी में देखी है। अरुण जेटली जी ने एक ये बहुत अच्छा एक 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 इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखी। उनको समझ में आया कि नहीं, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एक कानून की ज़रूरत है जहाँ सब चीज़ों को एक अम्ब्रेला में या एक जगह लाया जाए, और थोड़ा कड़ा कानून लाना पड़ेगा जहाँ चीज़ों को हम एक अल्टीमेटली एक सोल्यूशन दे सकते हैं। कानून में डायरेक्टली जो जो लोग लोन दे रहे हैं उनको ये कानून डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता है या नहीं करता है। ये ज़्यादातर इस कानून का ये है कि जो कंपनियों की जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो उनको आप कैसे रिवाइज करें या वापस ज़िंदगी में वापस लेके आए, नहीं हो सके तो लिक्विडेट करें, जो भी करें। क्योंकि आप नहीं जानते हैं किस दिन कब अचानक आपको बुला के आपका मैनेजमेंट, अगर आप सीए या सीएस भी हैं, हो सकता है किसी दिन अचानक नोटिस आ जाए आपके क्लाइंट को, या फिर आप जिस कंपनी के इन हाउस कंसल्टेंट है वहाँ कोई कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको हो सकता है बुला के तुरंत एक एडवाइस मांगा जा सकता है, सर ये नोटिस आई है, इसको चुका देना बेटर है, इसको सेटलमेंट ये करना बेटर है, या फिर इसको लड़ा जाए। विपक्ष में आप बैठे हैं या फिर अगर आप कहीं सवाल उठाना किसी पर बहुत आसान है। आप ये देखिए कि इसका जेनेसिस कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अमेरिका में तो वो कल्चर है, बोलते हैं कि आप अपने आप को 2-3 बार बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए, फिर भी आप वापस एक बिलियनर बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने अभी तक नहीं सोचा है दूसरी भाषाओं में। अगर हमें कोई ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ कोई इसे हिंदी में अनुवाद करके लोगों तक लाना चाहे, ज़रूर हम चाहेंगे कि वो हो, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही है। नमस्कार, आप हैं साहित्य तक पर। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और बुक कैफ़े के लिए। इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अनंत मेरठिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अनंत जी की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है डिफॉल्टर्स पैराडाइज लॉस्ट, डीमिस्टिफाइंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। मोटे शब्दों में मैं यह बता दूं कि यह पुस्तक उस विषय पर लिखी गई है जो लोग बैंक से लेकर पैसा, या जो कंपनियां बड़े बड़े सपने दिखा के बाहर से लोन ले लेती थी, चाहे बाजार से लोन लिया हो या बिजनेस हाउसेस से लोन लिया हो, पैसा न लौटा पाना, यह कह के कि मैं डूब गया, मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चल फिर नहीं सकता, उस तरह की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो सरकार ने कानून लाया, यह किताब उस पर लिखी गई है। बहुत ही इससे कह सकते हैं कि जो लोग कानून की जानकारी चाहते हैं, जो लोग कंपनी से जुड़े कानून को समझना चाहते हैं, या जो भारत की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से बार बार हर दिन आए दिन आजकल राजनीति और अर्थशास्त्र एक दूसरे से अलग नहीं है। जब भी आप विपक्षी दलों को देखेंगे वो बार बार मोदी सरकार पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अडानी जी को प्रभावित किया, उनकी मदद की, या दूसरे बड़े लोग पैसे लेके चले गए, देश के बाहर चले गए। विजय माल्या की बात होती है, मोदी की बात होती है, ललित मोदी की, तमाम तरह के नाम आते हैं। आखिर दरअसल वह प्रक्रिया क्या थी, यह किस तरह का कानून था कि पहले लोग पैसे लेके चले जाते थे। और अनंत जी इस बात को कहने की कोशिश करते हैं इस पुस्तक में कि जो स्वर्गिक क्षेत्र था, जो सहज क्षेत्र था कि पैसा लेके भाग जाना जो था, जो लोग डिफॉल्टर होते थे, उनका जो साम्राज्य था वह ढह गया है। इस पुस्तक का कम से कम यही संदेश है। बिल्कुल सर। अनंत जी, मैं सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक को लिखने की बात आपके दिमाग में कैसे आई? क्योंकि जब हम आपका परिचय देखते हैं तो आप चेन्नई में एक बड़े वकील के रूप में, जो कॉरपोरेट मामलों के और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और उनके रूप में आप अच्छा खासा काम कर रहे थे। तो आपके दिमाग में यह बात क्यों आई कि आप कानून के सफल जानकार हैं, खुद एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं अपने विषय के,
तो किताब लिख के आप किन लोगों को जागरूक करना चाहते थे कि भाई ये बात इन लोगों तक पहुँचे, इसलिए मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, वो भी इस विषय पर? ज़रूर सर, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूं कि जो आपने एक वर्ड बोला ना, एक्सपर्ट, ये एक ऐसा कानून है जिस पे शायद कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है या कोई ये नहीं बोल सकता है कि वो एक्सपर्ट है। उसका कारण ये है क्योंकि इस कानून ने पिछले 6 से 7 साल में इतने बदलाव देखे हैं, इतने हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीशंस आए हैं जिसने इस कानून को एक तरह से एक शेप दिया है, इवॉल्व किया है। तो एक्सपर्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ज़रूर मैं इस सब्जेक्ट पे बहुत काम करता हूँ। हमारे काफ़ी केसेस हम देखते हैं, करते हैं। अब रही बात ये कि मैंने एक प्रैक्टिसिंग वकील होते हुए ये किताब क्यों लिखी, इसके कुछ कुछ कारण हैं सर, काफ़ी कारण है रादर। एक तो मेरे मन में शुरू से था कि लोगों के दिमाग में जो एक धारणा है कि अगर कानून समझना है या कानून की किताब होगी तो वो एक बहुत मोटी पुस्तक होगी, एक उसमें बहुत सारा बहुत हेवी पुस्तक होगी, बहुत सारे एक्ट्स होंगे, बहुत सारे एक्ट्स, कानून, बहुत सारे, मतलब बहुत, उसको पढ़ने में वो सिर्फ एक वकील ही पढ़ सकता है। उसको एक नॉर्मल बिजनेस जगत का इंसान या एक इंसान जो बैंकिंग जगत से जुड़ा हुआ है या एक स्टूडेंट है, वो शायद नहीं पढ़ पाए डायरेक्टली। तो पहले तो उस धारणा को हम ब्रेक करना चाहते थे और चाहते हैं। आने वाले भी हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स इस तरीके के हैं जहां हम चाहते हैं कि कानून की बातें हों लेकिन एक सहज रूप में हो, सहज तरीके से हो, ताकि उसे उसके जो डायरेक्ट कंज्यूमर है, मैं इसको कंज्यूमर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कोई भी कानून आता है, स्पेशली ये जो कानून है, इसके जो स्टेक होल्डर्स हम जिसको बोलते हैं, जिनकी ज़िंदगी में ये एक बदलाव लाता है, एक फ़र्क लाता है, वो हो गया बिज़नेस का प्रमोटर, वो हो गया एक बैंक का इंसान, वो है एक कोई भी व्यवसाय करने वाला इंसान, काम करने वाले लोग जो कंपनीज़ में काम करते हैं, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, वकील हैं, उन सबको इम्पैक्ट करता है। तो क्यों ना एक ऐसी सिंपल पुस्तक हो जो इनमें से कोई भी लेके उठा के अगर पढ़े तो उसे एक मोटा मोटी रूप में समझ में आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कि 360 डिग्री कवरेज, कि ये क्या कानून है, क्यों लाया गया, इसके आने से क्या बदलाव आए, इस कानून ने क्या नया एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। तो पहली बात तो हम चाहते हैं कि लोग अब जो पीढ़ी हम देख रहे हैं, जो जनरेशन जो बिज़नेस को टेक ओवर कर रही है, पहले एक वो ज़माना होता था सर जहाँ आपको कुछ लीगल इश्यूज़ हुए, आप ब्लाइंडली बोलेंगे कि ठीक है, आप प्रोफेशनल्स पे छोड़ दीजिए, आप लॉयर्स पे छोड़िए, चाहे जो भी जिस भी प्रोफेशनल्स पे छोड़िए। लेकिन अब हम देख रहे हैं, पिछले 10-12 साल में, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है कि अब जो बिज़नेस लोग चलाते हैं, स्पेशली जो एसएमई सेक्टर के जो प्रमोटर्स हैं या जो लोग हैं, वो खुद भी समझना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, कानून क्या है, वो कहाँ कहाँ उनको तकलीफ़ आ सकती है। तो ये उन सब के लिए है जो इस कानून को एक सहज तरीके से समझना चाहते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। आपकी बातचीत से मुझे याद आया कि मेरे कुछ जानने वाले थे, उन लोगों ने एक बार ऐसे ही हंसी हंसी में, दोस्ती में एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली और कंपनी का रिटर्न फाइल नहीं किया 2-3 सालों तक। उनको जब नोटिस आई तो उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। वो आपस में बातचीत करने वाले लोग थे, 2 बार नोटिस आई और उसके बाद सीधे कोर्ट का एक सम्मन आया उनको, और वो कोर्ट के सम्मन को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अंततः उनके पास वारंट आ गया कि आप हाजिर हुई है। तो जब वो अदालत में गए तो उन्होंने कहा कि साहब, हमने तो कंपनी बना ली, हमने कोई काम नहीं किया और हमें इस तरह से अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए वारंट देके। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका कहना था कि जब आप कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड करते हैं तो बीइंग ए डायरेक्टर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके दायित्व क्या हैं। तो मैं आपकी इस बात से उस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ कि वास्तव में आप जो इस किताब के लिखने के पीछे
खासकर जो लघु और मध्यम उद्योग के लोग हैं, सूक्ष्म उद्योग के लोग हैं, और वर्तमान सरकार इस बात पे बड़ा प्रयास कर रही है कि कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग पनपें, जो नई पीढ़ी है वो तेज़ी से आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी छूट भी दी है और बहुत सारे लोन की सुविधाएं भी दी हैं। और जितनी सुविधाएं कर्ज लेने की बढ़ेंगी उतना इस कानून की उपयोगिता बढ़ती जाएगी। अब मुझे एक सवाल, आप चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी एक अच्छी हिंदी में बातचीत करने के लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद भी दूंगा। मातृभाषा है हिंदी, सभी को आनी चाहिए, लेकिन जो लोग दक्षिण भारत में रह रहे हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी हिंदी इतनी अच्छी होना चौंकाती भी और खुशी भी देती है अंदर से। तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताएं और फिर हम लोग इस किताब पर आएंगे कि आपकी इतनी अच्छी हिंदी की वजह क्या है और आपका बचपन कैसे, आप अब तो लेखक भी हो गए, एक सफल वकील हैं ही, तो यह प्रक्रिया, यह यात्रा आपकी कैसे हुई? धन्यवाद सर, ज़रूर ज़रूर धन्यवाद अच्छी हिंदी का ये बोलने के लिए हमें। तो बेसिकली सर हम लोग मेरा जो परिवार है वो कहीं ना कहीं, हम लोग नाम जो आता है अनंत मेरठिया, हम लोग कहीं मेरठ से शायद उठे हुए हैं, बहुत हमारे एंसेस्टर्स। तो ओरिजिनली हम लोग कुछ यूपी राजस्थान कुछ उस जगह से आते हैं, लेकिन हमारा परिवार काफ़ी वर्ष पहले, काफ़ी मतलब कुछ मेरे ख्याल से 100 वर्ष पहले या 70-80 वर्ष पहले धनबाद बोल के एक जगह है, झरिया धनबाद, वहाँ शिफ्ट हो चुका था। और मेरी पैदाइश जो है धनबाद में ही हुई थी। तो धनबाद में मैं पैदा हुआ, लेकिन 2-2.5 साल की उम्र में मुझे चेन्नई लाया गया। पिताजी को कुछ वहाँ पर कुछ व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी या वो कुछ करना चाह रहे थे। तो उसके बाद मैं चेन्नई में ही मेरी स्कूल, मेरा कॉलेज सब कुछ चेन्नई में हुआ। वहाँ का जो वातावरण है, ज़्यादातर उतना हिंदी का वातावरण नहीं मिलता है, लेकिन शायद एक तो हमने शुरू से एक ये कल्चर रखा कि हम घर में हिंदी में बात करें। और आसपास के जो कुछ करीबी दोस्त थे, कुछ मैं इसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा या इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो हमारे सेवाधारी रहे हैं शुरू से हमारे घर में, चाहे वो हमारे चालक हों, हमारे साथ काम करने वाले हों, वो हमेशा से कहीं ना कहीं नॉर्थ के रहे हों, तो उनके साथ बात करते करते भी एक हिंदी का शुरू से एक्सपोजर रहा था। कॉलेज हमने इकोनॉमिक्स में मैंने अपनी पहली डिग्री की स्कूल करने के बाद। उसके बाद कानून करने का, लॉ करने का डिसाइड किया मद्रास में, चेन्नई में ही हमने लॉ की पढ़ाई की। हालांकि हमें अपॉर्चुनिटी थी कहीं जाके एक दूसरे शहर में जाके पढ़ने की, पुणे में, लेकिन उस टाइम परिवार का ये मन था कि नहीं, आप 3-3.5 साल के लिए बाहर मत जाइए, शहर भी चेन्नई में रहिए, ठीक है। फिर 2005 में मैं सिंगापुर गया था। वहाँ मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर करके एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है, उनकी लॉ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो वहाँ मैंने पढ़ाई की 1 साल की, 3 साल काम किया वहाँ पर एज अ फॉरेन लॉयर, जहाँ हम इंडिया रिलेटेड कुछ चीज़ें होती थी, जब इंडिया के रिलेटेड कोई, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ट्रेड हो रहा था इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के कंट्रीज़ के बीच में, तो वो जो डिस्प्यूट्स होते थे, वहाँ जो एडवाइजरी होती थी, वहाँ हम सिंगापुर में बैठ के सिंगापुर के लॉ फर्म के साथ काम करते थे। 2009 में वापस इंडिया आए, वहाँ से वापस प्रैक्टिस चालू की। तो ये एक जर्नी रही है। 2009 से 2016 तक हम किसी के साथ, हम एक सीनियर काउंसिल के साथ, पांडियन साहब का नाम है उनका, उनके साथ जुड़े हुए थे। और हमारी जर्नी शुरू से ही एज़ फार एज जो सब्जेक्ट मैटर है, ये जैसे आपने जो बोला, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से लेके वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी तक, मतलब पैदा से लेके लास्ट तक, और उसके आगे एक और स्टेप होता है जिसको दफनाना, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। तो हमने पूरा उसी फील्ड में शुरू से काम किया है ज़्यादातर। कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ, ऑफ कोर्स हम और भी चीज़ें करते हैं, आर्बिट्रेशन करके एक चीज़ है, मीडिएशन है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, इम्पोर्टेंट अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो। तो कंपनी के इस दौरान कंपनी की जो पूरी एक जीवन काल होती है, इसमें कंपनी का बर्थ भी होता है, कंपनी ग्रो भी करती है, कई बार आप देखेंगे कंपनी आईपीओ तक जाती है, फिर और अच्छा होता है, जब नेगेटिव होना चालू होता है तो कंपनी पे केसेस होने चालू हो जाते हैं। वो पूरा हमने अच्छा और बुरा वो पूरी इस 20 साल की जर्नी में देखी है। और ये हमारा, एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप
आपका इंटेंट अच्छा है, अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं एज अ प्रमोटर, तो भले आप हो सकता है नंबर 1 तक नहीं पहुँचे, लेकिन आप एक अच्छी कंपनी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आपके लोग आपके साथ रहेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ रहेंगे। लेकिन वो जो बात होती है ना कि कहीं ग्रीड थोड़ा ज़्यादा, या फिर जो हम एक रैट रेस में भागते हैं कि हमको नंबर 1 पहुंचना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा शायद डगमगा जाते हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू मेरा जो ये है, ये मेरा बैकग्राउंड है। और मैं किताब पर आता हूँ कि दो सवाल मेरे दिमाग में हैं। एक, जो इस पुस्तक का द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है कि आपको इस पर किताब लिखनी पड़ी, नंबर 1। और किताब लिखते समय आपने इस कानून के महत्व को देखते हुए ही शायद इसका जो शीर्षक है वो आपने डिफ़ॉल्टर्स पैराडाइज लॉस्ट लिखा। ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, क्योंकि आखिर ऐसी क्या स्थिति थी कि सरकार को यह कानून लाना पड़ा। यानी 2016 से पहले कॉरपोरेट वर्ल्ड में फाइनेंस से जुड़ी हुई, लोन से जुड़ी हुई, कंपनी लॉ से जुड़ी हुई, बैंक से जुड़ी हुई, और ख़ासकर उस दौरान बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जो भारतीय राजनीति को आज तक पीछा नहीं छोड़ दी हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो पीछे की चीज़ें हैं। तो देश की आर्थिक प्रक्रिया को अगर हम देखें तो जो पहला आज़ादी मिलने के बाद का दौर है वह पूरी तरह से सरकारीकरण का, जिसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं, बाबूशाही का। फिर एक बड़ा दौर आता है उदारीकरण का, जिस दौरान ये सारी घटनाएं हुई। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखें तो एक दौर में बहुत बड़े लोग, टाटा, बिरला जैसे लोग आए। फिर बाद का जो दौर आता है उसमें अंबानी और सिंघानिया और बजाज, दूसरी तरह के लोग हैं, दूसरी पीढ़ी के लोग। और फिर तीसरी पीढ़ी आती है, मैं उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लोगों को छोड़ भी दूं तो एक ऐसा वर्ल्ड आता है जो हर फील्ड में और बहुत तेज़ी से बूम करता है, 10 साल, 5 साल, 2 साल। और एक फिर आके 2016 में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि सरकार को एक इस तरह के कानून की ज़रूरत पड़ती है कि खासकर मुझे जो लगता है, इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान भी मैं इस बात को समझ पाया कि कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि जो पैसा बैंक के माध्यम से है, या जो पैसा सरकार का है, सरकार की योजनाओं से जो पैसा वितरित होता है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, वह कहीं गलत हाथों में न चला जाए और उसको रोकने की प्रक्रिया या उसकी वापसी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ऐसा इस तरह का कोई एक कानून है। तो मेरा सवाल इस किताब से जुड़ी हुई दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। एक, 2016 से पहले की क्या स्थितियां थी जिनके चलते इस कानून की ज़रूरत पड़ी, और दूसरा, इस कानून में आप सारे बदलावों के बावजूद, आपने, हम लोगों ने बातचीत शुरू की तो आपने सबसे पहले कहा कि आप एक्सपर्ट, आपने कहा मैं इस पर इतराज़ करता हूं क्योंकि इस कानून में लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो 2016 के बाद कितने भी बदलावों के बावजूद आप यह मानते हैं कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका किंगडम जो है, उनकी जो पैराडाइज है, उनका जो आराम था वो इससे ख़त्म हो चुका है। ठीक है सर, तो ये आपने बहुत एक वाइड सवाल पूछा है, तो मुझे आपको समय भी देना पड़ेगा उतना ही। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है, मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग आज़ादी के बाद के समय से आ रहे हैं 2016 तक। पहला हिस्सा ये है और फिर 2016 के बाद की स्थितियों। ज़रूर। तो देखिए, जो आज़ादी के बाद का जो समय है, उसके बाद बीच में हमारा जो नेशनलाइजेशन का एक फेज़ आया, उन सब चीज़ों में अभी हम नहीं जाएंगे। 80s के फेज़ से जब उदारीकरण का जब चालू हुआ, जब हमने देखा कि लोन्स बहुत दिए जा रहे थे, बैंक्स काफ़ी लोन सैंक्शन करती थी और वो सब होता था। 80s 90s स्पेशली जब लिबरलाइजेशन आया 1991 में, जब देश की हालत इतनी ख़राब थी, जब हमें समझ में आया कि अगर हम फ़ॉरेन का पैसा नहीं लाते हैं तो शायद, या फ़ॉरेन FDI और FII को नहीं खोलते हैं तो शायद देश खुद एक ऐसे कगार पे आ जाए जो संभालना मुश्किल हो जाए। तो 91 के पहले ऑलरेडी उदारीकरण था, ऑलरेडी काफ़ी लोन्स दिए गए थे कंपनीज़ को। अब वो सही थे, गलत थे, क्या वो सही वैल्यूएशंस पे दिए गए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। 90s के बाद एक होड़ मच गई थी कि हमको आगे अब ग्रोथ करना है। हर कंपनी ये चाह रही थी कि हम आगे बढ़ें, हमें फ़ॉरेन का पैसा आ गया है,
कोलैबोरेशन करना है, जॉइंट टेक्नोलॉजी साथ में लेके आ रहे हैं हम। लेकिन वहाँ कहीं न कहीं ऑब्वियसली वो सारा वो जो 90 से लेके समझ लीजिए 2005, 2006 का समय था, या समझ लीजिए 2008-9 का 7-8 तक का समय था। वो पूरा समय एक्सपेंशन मोड जिसको बोलते हैं, बिज़नेसेस को विस्तार करना, बड़ा करना, ये एक प्रायोरिटी बन चुकी थी बिज़नेस जगत की भी, और सरकार भी उसको पूरा सपोर्ट कर रही थी। इंटेंशन अच्छा था। लेकिन देखिए, हर जगह कहीं न कहीं आपको, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, कुछ न कुछ आपको एक कहीं चेक करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। कानून की अगर हम बात करें, तो इस कानून के पहले एक कानून लाया गया था, सिक इंडस्ट्रीज़ का एक कानून लाया गया था उनको सुधारने का, BIFR करके एक बॉडी को इंस्टीट्यूट किया गया था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन नाम था उसका। वहाँ क्या होने लग गया, उस समय भी 80s में इंटेंशन अच्छा था कि जो कंपनी सिक हो गई हैं, उस समय यूज़ वर्ड किया गया, जो शब्द का यूज़ किया गया था सिक, मतलब बीमारू कंपनी। जी ये दिवालिया कंपनी नहीं, नहीं, बीमारू बीमारू कंपनी। कंपनी, जी। बीमारू कंपनी के स्टेज पर ही उस कंपनी को यहाँ लाया जाए, इस बोर्ड के अंदर में। उसके लिए कोई एक स्कीम लाई जाए, उसको हम बोलते थे उस समय रिहैबिलिटेशन स्कीम। और उसके जो बैंक के जो कंपनी के जो बैंकर्स होते थे, प्रमोटर्स होते थे, या कोई भी थर्ड पार्टीज, जो भी मिल मिला के एक ऐसी कोई रिहैबिलिटेशन स्कीम कि कंपनी को वापस वो बीमारू सेक्टर से बाहर निकाला जाए। तो ये ध्यान रखने की बात है, वर्ड बीमार है उस समय, हम ICU में नहीं घुसे हैं अभी उस समय। लेकिन BIFR खुद में एक उतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा, ये डेटा बताता है, और मैं ज़्यादा डेटा स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाऊँगा, जी जी कि वो एक तरह से फेलियर था। क्या हो रहा था कि जो कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में या फाइनेंशियल तकलीफ में जा रही थी, जाते तरफ जब उसको एक प्रमोटर देखने लगा, वो जाके सिर्फ अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लेता था BIFR में दिल्ली में, और उस रजिस्ट्रेशन से उसको एक मोरेटोरियम करके एक वर्ड है, मतलब उस समय कुछ साल तक या कुछ वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं था, उनके अगेंस्ट कोई भी रिकवरी के केसेस नहीं चल सकते थे। तो वो एक अच्छा कानून जो कंपनीज को रिहैबिलिटेट करने के लिए लाया गया, उसका मिसयूज़ होने लगा। एक सेक्टर ये था। दूसरा हमारे पास ये था एक कानून, अलग कानून, कि जो कंपनियां अपना अगर जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, जो उनके दर है, अगर उनको नहीं चुका सकती है वापस, जो उनके लोन्स हैं, कोई भी इंसान उस कंपनी के अगेंस्ट, अगर समय से समय पैसा, वो अमाउंट चेंज होता गया, पहले 500 रुपये था, बहुत पहले, फिर बाद में उसका अमेंडमेंट हुआ, 1 लाख रुपए का जो अमाउंट होता था, कंपनीज एक्ट में सेक्शन था एक 433 करके, कि अ कंपनी विच इज़ अनेबल टू पे डेट्स, यानी कि अ कंपनी जो कि अपना उधार नहीं चुका सकती है, उसको वाइंडिंग अप में डाला जाए। अब वाइंडिंग अप के समय में भी क्या होता था कि सिस्टम ऐसा था कि समय ज़्यादा लगता था, और अगर आप कंपनी को वाइंडिंग अप में डाल भी देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी थी? क्या किसी के पास प्रॉपर डेटा है कि कितना परसेंटेज रिकवरी हो रही थी, किसको क्या मिल रहा था, डिसीजन मेकर कौन था, क्या होता था? क्योंकि सारी चीज़ें एक तरह से एक इंसान संभालता था, वो था कोर्ट का जो अपॉइंटेड लिक्विडेटर। उसके ऊपर अपने 50-100 प्रेशर रहते थे। अब वो एक आदमी 100 लिक्विडेशन की कंपनियां संभाल रहा है, तो वो सारे इश्यूज थे। तीसरा, बैंकों के पास, कानून की हम बात कर रहे हैं, बैंकों के पास जो एक ऑप्शन था कि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहाँ जाए, वहाँ अपना पैसा रिकवर करें, उसमें भी बहुत समय लगने लगा। कंपनीज वही डेट, तारीख पर तारीख डेट टनते जाती थी। तो ये अलग अलग जगह हो रही थी, और भी चीज़ें थी। जी ये सबका अल्टीमेट सिचुएशन, ये सबको हम, ये अपनी जगह चलते गया। सिचुएशन ये आई अर्थव्यवस्था की, देश की इकोनॉमी की, कि करीबन 2014-15 के आसपास, स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन उस समय हमारा जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जी बैंकों का, वो 9 लाख करोड़ रुपए हो चुका था। यानी कि अब बैंक्स ने ये मान लिया था कि ये पैसा अब हमको वापस नहीं आएगा। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक भी इस चीज़ को समझें। हर बार बैंक अगर कोई लोन को माफ़ करता है या राइट ऑफ करता है, और मैं इस कानून में भी आऊँगा कि यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट मेरे पे और आप पर आता है सर। हम लोग निश्चित टैक्स रूप पेयर से। हैं। उसके बाद वो पैसा जो माफ़ करता है बैंक, वो बैंक कहीं से तो निकालेगा सिस्टम में, या तो हमको और आपको या तो ज़्यादा इंटरेस्ट, हमारे होम लोन या हमारे कार लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा,
या जो पैसा हम वहाँ रखे हुए हैं, हमने अपने अपना सेव किया हुआ, उसकी एफडी की दर गिर जाएंगी। तो ये सिचुएशन थी उस समय। कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी ने एक ये बहुत अच्छा एक 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 इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखी, उनको समझ में आया कि नहीं, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एक कानून की ज़रूरत है जहाँ सब चीज़ों को एक अम्ब्रेला में या एक जगह लाया जाए, और थोड़ा कड़ा कानून लाना पड़ेगा जहाँ चीज़ों को हम एक अल्टीमेटली एक सोल्यूशन दे सकते हैं। ये नहीं है कि कंपनी जो एक तरफ BIFR चले जा रहा है, एक तरफ जो भी मैंने 2-3 चीज़ें बोली, तो ये एक सिचुएशन उस टाइम ऐसी आ गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कानून उस समय नहीं लाया जाता तो कहीं ना कहीं शायद 2018-19 तक येस बैंक जैसे एक नहीं, हम 8-9 ऐसे क्राइसिस वाले बैंक्स देख रहे होते। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो उतने अटेंशन में नहीं आए, जिनको एब्जॉर्ब कर लिया गया, जो बैंकों का मर्जर हुआ और वो सब चीज़ें हुई। लेकिन हम बहुत बड़े क्राइसिस में होते अगर इस चीज़ को लाके थोड़ा एक कंट्रोल में नहीं लिया गया होता। तो ये तो हो गया कानून को लाने का कारण। अब इस कानून में ऐसा क्या है, देखते हैं कि आपका ये मानना है कि इस कानून में उन गलतियों को जिनसे हमारा NPA बढ़ रहा था, या जिनसे हम मैं अगर अपने चैनल पर नाम लेके भी, जो घोषित नाम है, चाहे वो माल्या जी हों, चाहे ललित मोदी जी हों, नीरव मोदी हों, बहुत सारे नाम हैं, मैं एक दो नाम नहीं है। बार बार ये अगर विपक्ष की बात करें तो आरोप भी लगाता है कि करोड़ों रुपया, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। तो एक जो ये माफ़ करने वाली प्रक्रिया थी, इस कानून के आने के बाद वो जो प्रक्रिया है, क्या हम जो पैसा या कंपनियां डूबने की स्थिति में थी, क्या हम उनको बचा पा रहे हैं, या वो पैसा वापस लाने की स्थिति में आ गए केवल कानून लाने से? दूसरी चीज़ ये कि क्या इसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, वह उस पर किस तरह से चेक हुआ कि वो नए जो लोन सैंक्शन कर रहा होगा या जो नई कंपनियों को प्रमोट कर रहा होगा, वो प्रभावित हुए बिना उनकी नेचुरल ग्रोथ होती जाएगी और पैसा डूबेगा नहीं। मैं बहुत मोटी भाषा में, मैं आपके लीगल टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, हाँ नहीं, हम क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो भी लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो इस पुस्तक को थॉमसन राइटर्स ने छापा है, और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य जो है वो 1150 रुपये है। इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ेंगे तो इसमें इस कानून से संबंधित कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे सरल शब्दों में बताने की कोशिश अनंत जी ने नहीं की है। कोई क्लास नहीं बचा है। एक कानून के हिसाब से बहुत पतली किताब है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जिसको आप कह सकते हो कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के लिए अगर आपको गेटवे चाहिए जितने से आपका काम चल जाए, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करने जा रहे हैं, कोई मुकदमा नहीं लड़ने जा रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर केस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये किताब आपकी मदद करेगी, आपको बचा भी पाएगी। आपको प्रोफेशनल्स के, हालांकि आनंद जी खुद एडवोकेट हैं तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, आपको प्रोफेशनल्स के पास जाने से पहले ही वो स्थिति इतनी समझ दे देगी कि आप बच जाओ। तो अगर आप बैंक सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लीगल सेक्टर में जा रहे हो, स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो, और कॉरपोरेट लॉ और कंपनी लॉ को समझना चाहते हो, फाइनेंशियल सेक्टर में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपके लिए ये ज़रूरी किताब है। स्टूडेंट हो तो ज़रूरी है, रिसर्चर हो तो ज़रूरी है, प्रोफेशनल्स हो तो ज़रूरी है। हर CA और CS के पास भी हो तो आपको कम से कम सीधे कोर्ट में जाने की बजाय या किसी बोर्ड में जाने की बजाय आपको पहले ही ये किताब बता देगी कि इस लेवल पर आपकी कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे बच सकती है या यहाँ आगे बढ़ सकती है। तो आपने किताब तो बहुत अच्छी लिखी, लेकिन सिचुएशन, रियल पिक्चर मैं जानना चाहता हूँ कि 2016 से हम लोग 2023 में बात कर रहे हैं। इस कानून को लाने के बाद हम कितना कदम आगे बढ़े या कितना कदम पीछे गए? पीछे का मतलब मेरा ये है कि जो NPA की बात अगर हम करें, आपने 9 लाख करोड़
के आसपास की बात बताई है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ। क्या जो पैसा एनपीए में डिक्लेयर हो गया उसके वापस लाने की कोई संभावना बच सकी? ये कानून क्या उस पैसे को भी प्रोटेक्ट करने की कोई कोशिश कर रहा है कि वो पैसा भी वापस आ सके, या केवल नए लोगों पर लागू हो रहा है? बिल्कुल सर, ये अब आपका बहुत बहुत वैलिड, बहुत वाजिब सवाल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये कानून आने के बाद जो 9 लाख करोड़ रुपए की हमने बात की, डेफिनेटली रिकवरीज हुई हैं। अब वो एक अलग मुद्दा बन जाता है डिबेट का कि क्या रिकवरी सही थी, गलत थी, जो भी। जब ये कानून के ऊपर जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, जब कंपनियों को इंसॉल्वेंसी इसमें प्रोसेस में डाला गया, वो जो भी प्रोसेस लीगल कानून अपना अपना उसका जो भी तरीका चला, फिर किसी ने इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने एक्वायर किया, वो सब सारी चीज़ें चली। इनिशियली रिकवरी रेट करीबन 42 टू 43% आ रहा था ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू। अब लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है, और यहाँ मुझे आपको थोड़ा एक, जो आपने विपक्ष की बात की, मुझे आपको थोड़ा एक ये भी समझाना पड़ेगा। विपक्ष में आप बैठे हैं या फिर अगर आप कहीं सवाल उठाना किसी पर बहुत आसान है। आप ये देखिए कि इसका जेनेसिस कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई। इसकी शुरुआत उन्हीं के समय पर हुई जब आज से 15-20 साल पहले, मैं बोलूँगा लेफ्ट राइट सेंटर लोन्स दिए जा रहे थे। 100 रुपये के एसेट को आप वैल्यूएशन कराएंगे 500 रुपये, और बैंक के सामने आप वो वैल्यूएशन की आप रिपोर्ट रखते हैं। बैंक का वो धर्म कर्तव्य होता था कि उसको तरीके से ड्यू डिलिजेंस की जाए, चेक करे कि हाँ ये 100 रुपये का जो एसेट है या जो इनके प्रोजेक्शंस है ये सही हैं क्या, और उसके अगेंस्ट लोन दिए जाएं। लेकिन आपने 100 रुपये की चीज़ को दिखाई 500 रुपये। पहले ही आपने, पहली बात तो कोई इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह आ रहा था तो पहले ही आपने सब्सिडी उठा ली 25-30%। फिर आपने 500 रुपये के एसेट के अगेंस्ट आपने 250 या 300 रुपये का आपको लोन मिल गया। अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए करोड़ों में, तो आप सोचिए कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। चाहिए आपको 100 रुपये, मिल गए हैं आपको 300 रुपये। तो उस समय क्या हुआ कि बिजनेसेस के अगेंस्ट, बिजनेसेस को इतना फ्रीली पैसा मिला कि वो लेफ्ट राइट सेंटर वो एक्सपेंशन भी कर रहे थे। कुछ पैसा गलत जगहों पे भी जाके पार्क हुआ, देश के बाहर भी जाके पार्क हुआ। तो मैं बोलूँगा इसकी शुरुआत हुई है प्रॉब्लम की इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग से। जो पैसा जो दिया गया बाहर सेक्टर को, इंटेंट शायद अच्छा हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी हमारी सिस्टम उस समय पर फेल हुआ है, हमारे पास वो सिस्टम्स नहीं थे। अब आते हैं वापस रिकवरी पे। तो जब आपकी कंपनी की वैल्यू उस समय 100 रुपये थी, जिसके अगेंस्ट आपने 500 रुपये का लोन सैंक्शन किया, 500 रुपये का वैल्यूएशन रिपोर्ट को ओके बोला और 300 रुपये सैंक्शन किया, तो 100 रुपये का जो ये एसेट था, ये 20 साल में दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर इस एसेट में ज़मीन इन्वॉल्व थी तो उसकी कुछ वैल्यू बढ़ी, शायद 200 रुपये हुई, 250 रुपये हुई। अगर उसमें खाली प्लांट मशीनरी थी या और चीज़ें थी तो वो जंग लगते लगते ज़ीरो हो गई। तो आप ये मान के चलिए कि 100 रुपये का एसेट कुछ केसेस में शायद आज 200-300 हो, कुछ केसेस में ज़ीरो हो। एवरेज वही 100 का एसेट 100-125 रुपये का ही रहेगा। ऑन एन एवरेज हम एक मोटा मोटी बात कर रहे हैं। तो उसको हम मान के चलेंगे लिक्विडेशन वैल्यू। उसके अगेंस्ट आज के दिन करीबन हमारा जो टोटल क्लेम्स आया है, अच्छा इस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा मुझे टेक्निकल होना पड़ेगा समझाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। डेटा हमें ये बोलता है कि 2022-23 तक करीबन 9 लाख करोड़ के जो क्लेम्स थे ऐसी कंपनियों के जिनके 1000 करोड़ के ऊपर की पर कंपनी क्लेम है, वहाँ पर लिक्विडेशन वैल्यू क्लेम आया है 8.5-9 लाख करोड़ का। कंपनियां की लिक्विडेशन वैल्यू है 1.67 लाख करोड़। ये डेटा है 2022-23 का आईबीबीआई का जो बोर्ड का जो डेटा रिलीज होता है। इसके अगेंस्ट जो हमारी रिकवरी हुई है ये है करीबन ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, 2.93 लाख करोड़। मतलब लिक्विडेशन वैल्यू से हम 200% लेके आए हैं, लेकिन जो टोटल क्लेम था उसके अगेंस्ट हम 40% ही लेके आए हैं। वो इसलिए भी है, देखिए बैंक्स को अपना इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट वो ऐड कर करके वो इन्फ्लेट भी हो जाता है। 9 लाख करोड़ रुपए हो गया होगा केसेस में, लेकिन पहले 40% रिकवरी रेट थी, फिर ये धीरे धीरे ड्रॉप करके करीबन बीच में 30% हुई। अब वापस थोड़ा सुधार हो रहा है इस कानून के अंडर में 32-33% टोटल हमारा जो क्लेम आता है उसके अगेंस्ट हम रिकवर कर पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं
दूसरों की कंपनियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो नीरव मोदी जी की जो कंपनियां हैं, क्योंकि वहाँ कुछ हद तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमने कुछ वहाँ एडवाइजरी भी किया है, कुछ काम किया है। उन कंपनीज़ में, उन कंपनियों का जो नाम है, फायर स्टार डायमंड, ये वो नील, जो भी उनकी कंपनीज़ हैं, उनका जो भी थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बची है, एसेट्स बची हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस कानून के ज़रिए आज लिक्विडेट हो रही हैं। अभी भी ऑक्शंस चल रहे हैं, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि फायर स्टार डायमंड के या फिर उनकी जो दूसरी ग्रुप कंपनीज़ हैं, उनका ऑक्शन प्रोसेस है, जहाँ या तो कुछ प्रॉपर्टी बिक रही है या कुछ इन्वेंट्री बिक रही है, बाकायदा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। हो सकता है रिकवरी बहुत छोटी हो, 100 200 300 करोड़ हो। तो जो इंसान नहीं अब अवेलेबल है, वो बाहर जा चुके हैं, एट द सेम टाइम लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ रिकवरी कम है। लेकिन कम से कम ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि आगे जाके ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। सिमिलरली आपने माल्या जी का भी नाम लिया, वहाँ पर भी कुछ रिकवरीज हुई हैं। बैंकों का बोलना है कि करीबन अगेंस्ट कुछ 10,000 करोड़, 3 से 4,000 करोड़ का हमने या तो एसेट सीज कर लिया है या रिकवरी हुई है। अगर हम उतना ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नहीं भी चलते हैं, तो मान के चलिए कि जो टोटल एक्सपोजर था उसका 20 से 30% की रिकवरी या 30 से 40% की रिकवरी हो रही है इस कानून के अंडर में। लेकिन क्या ये इसका मतलब, आई थिंक आपका जो एक सवाल था कि क्या इनका साम्राज्य खत्म हो गया, ये खुद में एक बहुत बड़ा विषय है। पहली बात तो क्योंकि हाँ, आप जब पैराडाइज लॉस्ट कहते हैं तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? नहीं, तो पहले तो मैं इसका इस सब्जेक्ट का, इस टाइटल का श्रेय मैं नहीं लूँगा। इस टाइटल का श्रेय उनको जाना चाहिए जहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था। तो इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था, जैसे कि हमारे देश में हर चीज़ को चैलेंज जी किया जी जाता है जी जी। सुप्रीम कोर्ट में। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल का जो चैलेंज का जो जजमेंट था, वहाँ पर जो जस्टिस नरिमन है, उन्होंने बहुत खूबसूरत लास्ट में एक लाइन लिखी थी, सेकेंड लास्ट लाइन है जजमेंट की, बहुत बड़ा जजमेंट है, 101 पेज का या उसके भी ऊपर है शायद, कि the defaulter's paradise is lost in India and in its place the economy has regained its rightful position, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो वो एक मेरा इंस्पिरेशन है टू बिगिन विद। मैं मानता हूँ कि देखिए, पूरी तरह तो आज के दिन अगर जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है करना और निकलना, वो चीज़ें नहीं हैं। हमारे देश में क्या लोगों का दिमाग इतना अच्छा चलता है, मैं ये अब ये प्रॉब्लम भी है कि ऐसा भी हो रहा है कि कंपनियां जा रही हैं इंसॉल्वेंसी में, प्रोसेस में। और मैं इस बात को अगर नहीं बोलूँगा तो शायद मैं एक फेयर आपसे एक जेन्युइन डिस्कशन नहीं होगा और मैं दर्शकों को शायद ये नहीं बता पाऊँ। ऐसा भी होता है और ऐसा हो रहा है, प्रूव करना मुश्किल है कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, उसको कोई ना कोई एक्वायर करता है, कोई फंड या कोई थर्ड पार्टी या कोई जो भी एक कोई थर्ड पार्टी कंपनी एक्वायर करती है, और कुछ साल के बाद धीरे धीरे प्रमोटर के हाथ में वो कंपनी आ जाएगी। अभी इतना फास्ट, क्योंकि कानून को 6 साल ही हुआ है, लेकिन प्रमोटर के ही कोई ना कोई फ्रंट एंड, कोई जानने वाले कुछ, तो ये चीज़ें भी हो रही है। और देखिए, इन चीज़ों को आप बियॉन्ड अ पॉइंट आप कैसे चेक करेंगे? कानून में प्रोविज़न है, प्रमोटर डायरेक्टली खुद अपनी कंपनी को नहीं ले सकता है, क्योंकि जो लॉ मेकर्स है उनका बोलना है कि जिनके चलते कंपनी इस सिचुएशन में गई है, वही अगर कंपनी को उठा रहे हैं 1 रुपया पे 30 पैसा दे के, 1 रुपया पे 35 पैसा दे के, ये बहुत गलत है, एक नॉर्म में गलत हम सेट करेंगे। तो ये तो है, लेकिन एट द सेम टाइम हो रहा है। अब आप कितना चेक कर सकते हैं कि जो अल्टीमेटली जो आदमी आया है सामने एक्वायर करने, वो जेन्युइन है? तो इन चीज़ों पे चेक होती है, इन चीज़ पे कानून में भी कुछ प्रोविजंस हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा साहब। देखिए, ये कानून सिर्फ ये अभी ये बहुत, जैसे हम लोग लॉ में बोलते हैं, बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, नेसेंट स्टेजेस में है। आनंद जी, एक सवाल मेरा है, क्या जो लोग पैसा दे रहे थे, यह कानून उनको किस लेवल पर रोक रहा है? क्या उनको भी, उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी इस कोड के तहत है कि जो बैंकर है या जो बैंकिंग सेक्टर है, क्या ये कानून केवल कंपनियों पर लागू है, या जो लोग पैसा दे रहे थे, लैंड कर रहे थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से कोई एक प्रिकॉशन या कोई उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, कानून में डायरेक्टली जो जो लोग लोन दे रहे हैं उनको ये कानून डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता है या नहीं करता है। ये ज़्यादातर इस कानून का ये है
कि जो कंपनियों की जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो उनको आप कैसे रिवाइज करें या वापस ज़िंदगी में वापस लेके आए, नहीं हो सके तो लिक्विडेट करें, जो भी करें। लेकिन ये जो हम प्रैक्टिकल लेवल पे हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं। एक, अब जो बैंक्स लोन देते हैं या अब जो लेंडर है वो अपना होमवर्क थोड़ा बेटर कर रहा है, ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, 2 बार चेक कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अब आज के दिए हुए लोन्स अगर 2-3 साल 4-5 साल के अंदर अगर वापस इसमें जाते हैं तो उनके ऊपर सवाल और कड़े आएंगे। दूसरी चीज़, बैंकिंग सेक्टर पे आज के दिन ऑलरेडी एक प्रेशर है। इसी कानून में एक सिस्टम है प्री पैक इंसॉल्वेंसी। प्री पैक इंसॉल्वेंसी का मतलब है, अगर मैं एसएमई का प्रमोटर, एमएसएमई प्रमोटर हूँ, मध्यम लघु वाला जो सेक्टर है, मैं अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मेरी कंपनी की हालत ख़राब है, वो सिक वाली सिचुएशन में जी है, जी अगर मुझे 66% मेरे ही जो बैंकर्स क्रेडिटर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने मुझे पैसा दिया है, जो रिलेटेड नहीं है मुझसे, ये नहीं कि मैंने अपने चाचा ताऊ भतीजे से सबसे लोन ये करवा लिया, अप्रूव करवा लिया, वो नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर अप्रूव करें 66%, तो मैं एक, इसको प्री पैक इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, जो एक शॉर्टकट तरीका है, 3 महीने 4 महीने में पूरा प्रोसीजर रन करके कर सकता हूँ काम। अब उसमें और टेक्निकलिटीज़ है, अगर मैं उसमें बहुत जी ज़्यादा जी लोगों को पैसा कम दे रहा हूँ तो स्विच चैलेंज ओपन मेथड होगा, लेकिन बैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कि बैंक्स को ये डर लग रहा है कि अगर आज हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कल हम पर सवाल आएगा कि आपने पर्टिकुलरली इस प्रमोटर का प्रीपैक कैसे अप्रूव कर दिया, एक रिदायत देके, एक हेयर कट लेके। तो बैंकर्स के मन में कहीं ना कहीं, अब मैं उसको डर बोलूं या उसको एक कंजर्वेटिव अप्रोच बोलूं, तो वो तो हो गया रिकवरी में, लेकिन हाँ, लोन सैंक्शन करते समय भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट असर है सर इसका। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सिंगापुर में भी प्रैक्टिस की है और सिंगापुर एक बहुत बड़ा हब है बिजनेस का। वहाँ पे एनपीए जैसी सिचुएशंस होती हैं क्या कंपनियों के साथ, और वहाँ किस तरह का ये कानून, हमारा जो आज का भारतीय कानून है 2016, जिस पर आपने ये किताब लिखी और जिस पर हम लोग आज बात करने के लिए बैठे हैं, ये कानून क्या विदेश में जो कानून अभी एग्जिस्टिंग हैं, जो दुनिया के बड़े देशों में, जो पूंजीवादी देश जहाँ पे कंपनियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे उनके बराबर है या क्या स्थिति है, और दूसरे देशों में एनपीए की क्या सिचुएशन है, रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसी स्थितियां हैं कि लोग पैसे, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं और फिर डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं या वो लौटा नहीं पाती और पैसा डूब जाता है और उनके लोग किसी दूसरे देश में जाके, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं, हो सकता है जेन्युइन हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं सारे लोग जो इस देश से बाहर पैसा लौटाने की, क्योंकि माल्या जी का बयान बार बार आता है कि मुझे, मेरे ऊपर इस तरह के क्रिमिनल केसेस ना कराओ तो मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। ये बात कई बार अखबारों में आती है, वो बाहर भी कहते हैं। तो क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह की स्थितियां हैं, और उन देशों की तुलना में अब इस कानून के आ जाने के बाद हमारी क्या स्थिति हो? पहली बात तो सर, हाँ, मैं एग्री करूँगा कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। जो पूंजीवादी देश हैं, आप अमेरिका ले लीजिए, यूके ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, इन सब देशों में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अमेरिका में तो वो कल्चर है, बोलते हैं कि आप अपने आप को 2-3 बार बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए, फिर भी आप वापस एक बिलियनर बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। एक कुछ मेजर डिफरेंसेस ये हैं, हमने कोशिश की है कि एक तो हम एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं डेटर इन पोजीशन मॉडल, मतलब जो मैनेजमेंट है कंपनी का, जिसके अंडर में कंपनी की हालत ऐसी हुई है, उससे बाहर निकल के हम क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल में आ जाएं, कि इसको अब एक रन करेगा, एक कमिटी रन करेगी जहां बैंकर्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वहां एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो भी एक कानून की प्रक्रिया है बनी हुई है। बाकी देशों में हर जगह ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टम चेंज होके क्रेडिटर्स के कंट्रोल में आता है, वो अभी भी डेटर्स के कंट्रोल में रहता है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, एनपीए वर्ड तो वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर ये होता है कि दीज कंपनीज हैव गॉन बैंकरप्ट, ये कंपनियां इंसॉल्वेंट हो गई हैं। स्पेशली कोविड के समय में यूके में और यूरोप में बहुत हुआ, रिटेल सेगमेंट में ये बहुत हुआ कि बहुत सारी कंपनियों ने
जिसको बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में हाथ उठा दिया कि हम तो भैया बैंकरप्ट हो गए, हम इंसॉल्वेंट हो गए, जिसके चलते बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ है। हमने कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स को एडवाइस भी किया कि अब उनको अपना वो क्लेम फाइल करना, जो भी प्रोसीजर करना, वो सब तो उनके भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं। शायद इतने वास्ट स्केल पे ना हो क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली, लेकिन होते हैं। रही बात जो एनपीए की आप बोल रहे हैं, एक्चुअली हमारी हालत इतनी ख़राब नहीं थी सर। पहले हमारा एनपीए 2.3% था। अगर हम 2003-2004 में जाएं तो हमारा एनपीए कुछ उस समय 2.3% था। 2017-18 में हमारा एनपीए 11% के ऊपर गया, 11.9%। मतलब समझ लीजिए 100 रुपये आपने दिया हुआ है, आपको 11 रुपये तो वहाँ राइट ऑफ कर रहे हैं, विच इज़ एट अ वेरी बैड शेप। अब 31 मार्च 2022 या 23 को मेरे ख्याल से हमारे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, हम एक 10 ईयर लो पर चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारा एनपीए 3.9% है और मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि 31 मार्च 2024 तक ये 3.6% पे आ जाएंगे ग्रॉस एनपीए। हमारा नेट एनपीए तो ऑलरेडी 1% पे आ गया है। तो डेफिनेटली सुधार हुआ है, एनपीए की स्टेटस सुधरी है। और कोविड के समय पर आप ये समझ सकते हैं इस कानून की इम्पोर्टेंस। कोविड के समय कितने ऐसे लॉ थे जिनको सस्पेंड किया गया? जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा नहीं। पॉलिसीज़ लाई गई, मॉरेटोरियम दिया गया लोन्स के लिए, इस कानून को ही सस्पेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, 25 मार्च 2020 से लेकर 25 मार्च 2021, कि भैया इस दौरान कोई भी अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, उसके अगेंस्ट आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, कानून कोर्ट में नहीं जा सकते इस कानून के अंडर में। बाद में उसमें बहुत सारे किसके बाद लॉ चेंज होते गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसके पहले और उसके बाद के अगर डिफ़ॉल्ट है तो आप जा सकते हैं। एक जजमेंट ये बोलता है कि हर एक नया डिफ़ॉल्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। वो सब एक अलग बात है, लेकिन आप ये समझिए कि 2-3 मेजर चेंज हुए कोविड के समय। एक तो जो 1 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड था, जहाँ सिर्फ 1 लाख रुपए अगर कोई कंपनी आपको देने में पेंडिंग है, वो ड्यू है, नहीं दे पा रही है, तो आप एनसीएलटी करके जो इसके अंडर में कोर्ट फॉर्म किया गया है उसमें जा सकते थे। उसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। हालांकि जो कमिटी रिपोर्ट्स है, जिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो बाहर हैं, वो कॉन्टम्पलेट वो देख रहे थे कि 25 से 50 लाख करें। 1 लाख बहुत कम है। 1 लाख में क्या हो रहा था ना, जहाँ 3-4 लोग ने फाइल कर दिया, उस टाइम कानून भी नया था, कंपनीज को आइडिया भी नहीं थी, धड़ाधड़ कंपनियां इंसॉल्वेंसी में जा रही थी, वो मिसयूज़ हो रहा था। 1 करोड़ रुपए एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। लेकिन आप ये अब वापस देखिए कि कैसे एमएसएमई के लिए ये एक उल्टा वापस मार पड़ी है। 1 करोड़ से नीचे हैं, अगर आपका पैसा ड्यू है 1 करोड़ से कमती, तो आप जा नहीं सकते इसके अंदर, आपको वही अपना एमएसएमई काउंसिल वगैरह में जाना होगा या जो भी दूसरे रूट लेने पड़ेंगे। और खुदा ना खासे कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, तो इस लॉ का जो मेरे को जो इस लॉ से सबसे बड़ी एक जिसको बोलूँगा मैं, शिकायत तो नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वहाँ पर कुछ कंसिड्रेशन कुछ सरकार करे कि जो बिजनेस सेक्टर है अल्टीमेटली, जिसको हम ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, कानून के अंदर में वर्ड है ऑपरेशनल क्रेडिटर, लेकिन जिसने बिजनेस को कुछ माल सप्लाई किया है, कुछ सर्विसेज सप्लाई की है, वो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो भी पैसा, सपोज एक कंपनी है 100 करोड़ रुपए का उसका टोटल ड्यू है, अल्टीमेटली उसको कोई 30 करोड़ रुपए में ले रहा है, कोई एक थर्ड पार्टी खरीद रही है, वो 30 करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मोटी ऊपरी लेवल पर ये जो प्रोसेस रन करने का कॉस्ट है वो आपके बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्कमैन, एम्प्लॉयज़, उसी में ख़त्म हो जाता है। नीचे उसके नीचे आने का पैसा बाकी रहता ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उतना स्कोप है नहीं। मार वहाँ पड़ती है जो मध्यम लघु वालों लोगों को, क्योंकि उनको अगर उन्होंने सप्लाई किया हुआ है 50 लाख रुपए का मटेरियल, उनको आएगा इसमें 5%, 8%, 10%, तो वहाँ उनको एक बहुत मोटी नुकसान पड़ रही है। और अगर वैसे 5 कंपनियों में उनका पैसा डूब गया तो वो खुद इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ जाएंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये मेरी दरख्वास्त रही है, टाइम टू टाइम मैंने एक रिक्विजिशन वगैरह भी दिया है कि थोड़ा उसमें कंसिडर करें कि उनको कुछ आप एक स्पेशल स्टेटस दें या उनको कुछ उनके लिए कुछ सुधार लाएं इसमें। अब एक आखिरी सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि एक टाइम फ्रेम कानून ये रहा है, मतलब जब बना तब ये था कि भाई इतने दिन में, और शायद मेरी जानकारी में भारत का इकलौता इस तरह का कानून है जिसमें फ्रेम वाइज डिसाइड है, मर्डर में नहीं है, रेप में नहीं है,
किसी भी चीज़ में नहीं है। लेकिन इसके तहत ये है कि 180 दिन के अंदर ये होगा और अगले 180 दिन के अंदर यानी 360 एक साल के अंदर इस कोड के तहत जजमेंट पे पहुंच जाएंगे। रियल ग्राउंड पिक्चर क्या है, क्या वाकई में ऐसा हो पा रहा है, क्या वाकई में इस कानून के तहत सरकार कंपनियों को उस तरह से अपने पैसे को लेने की स्थिति में हो पा रही है, क्या कोर्ट में जाने के बाद वो उस फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है या तारीख पे तारीख अभी भी चल रही है। आप एडवोकेट हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। ज़रूर सर, तो इसका जवाब मुझे देने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर डेटा देना पड़ेगा। कानून कहता है कि 180 दिन में इंसॉल्वेंसी हो जानी चाहिए, उसके ऊपर 90 दिन का प्रोविज़न था और फिर बाद में कोर्ट ने बोला नहीं नहीं 270 दिन सफिशिएंट नहीं पड़ रहे हैं, 330 दिन में करिए। सो कानून के हिसाब से आज भी 330 दिन इसका फाइनल मैक्सिमम टाइम पीरियड है। ये बात हम मानते हैं कि 330 दिन में नहीं हो रहा है, कुछ कंपनीज का हो जाता है लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा समय लगता है और उस पर मैं आऊँगा वापस। डेटा जो आईबीबीआई का डेटा रिलीज़ हुआ है, अच्छा आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, एक बहुत एक्टिव रेगुलेटर है जिसने इस कानून को एक अच्छा फ्रेमवर्क दिया है, ग्रिप दिया है, टाइम टू टाइम डेटा रिलीज़ करता है, जिससे पता चल रहा है कि परफॉर्म कैसा कर रहा है कानून। नहीं तो आप मेरे को ये बताइए ऐसे कितने कानून हैं इस देश में जिसके ऊपर आपके पास हर 3 महीना में डेटा अपडेटेड है, मतलब आपके पास इतना नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है कि आप उस कानून को ट्रैक कर पा रहे हैं? नहीं है। नहीं, हम इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इम्प्रूव हो, और क्रिटिसाइज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि डेटा अवेलेबल है। अब उस डेटा के हिसाब से एवरेज टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रेजोल्यूशन प्रोसेस करीबन 600 दिन। तो मैं मानता हूं कि अभी भी हम 350 या 330 की जगह 600 दिन की बात करें, मतलब मोटा मोटी 2 साल, पौने 2 साल। सर हमारा देश ऐसा है जहां हम सालों की बात करते थे। हमारे यहाँ तो रामायण ही 14 साल की मतलब वनवास से स्टार्ट हुई थी, और लिटिगेशन लोग बोलते हैं कि नॉर्मल लिटिगेशन जो है वो 20 साल, 10 साल, 15 साल आज भी चलते हैं सिविल लिटिगेशन। तो पहली बात तो अगर हम दिनों में बात कर पा रहे हैं तो वो मैं बोलूँगा वो खुद में ही एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हाँ, हमको और इम्प्रूव करना है। दूसरी बात ये कि आज के दिन अगेन थोड़ा, ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिले कि कहाँ हम खड़े हैं इस पे, 30 जून 2023 को सर करीबन 6,815 या 6,800 कंपनियां मोटा मोटी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में डाला गया। उसमें से 4,000 कंपनी का वन वे और दी अदर एक क्लोजर हुआ है, और उसका भी मैं आपको फर्दर कैटेगरी दूंगा। 2,000 कंपनियां या करीबन 2,500 2,600 कंपनियों का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जो करीबन 4,000 प्लस कंपनीज का जो सोल्यूशन हुआ, उसमें सोल्यूशन ये था 700 कंपनी को रेजोल्यूशन प्लान मिले, मतलब किसी ने कंपनी को रिवाइव करके खड़ा किया है वापस। 2100-2200 कंपनियों को लिक्विडेट कर दिया गया कि भैया जो भी एसेट है उसको बेच बाज के ख़त्म करो। तो रेशियो ऑफ रेजोल्यूशन टू लिक्विडेशन इज 1:3। लेकिन इसको आप एक सक्सेस और फेलियर का पैरामीटर नहीं देख सकते हैं। हालांकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी रिजॉल्व हो, लेकिन अभी इस लेवल पे चली गई है कि उसमें नहीं कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो बेटर है कि जो भी उसमें बचा कुचा है उसको क्लोज करके, ताकि और लोग सफ़र ना करें। ये हो गया आपको करीबन 700 और 2100, करीबन 3,000 कंपनीज। 1,000 एक कंपनीज ऐसी हैं जिनको या तो प्रमोटर ने विड्रॉ कर लिया अपना इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग या सेटलमेंट कर दिया, कहीं ना कहीं उसको एक क्लोज करना चाहा। अब इससे हमें ये मैसेज मिलता है, और ये हम देख रहे हैं कई जगह, प्रमोटर अब नहीं चाह रहा है कि मेरे हाथ से कंपनी जाए। इंडिया में देखिए सर, व्यवसाय एक बहुत ही इमोशनल चीज़ है। लोग बिज़नेस को बिज़नेस की तरह से, अच्छा आप जो टेक की बात कर रहे हैं, हाँ वो टेक और स्टार्टअप वो एक अलग दुनिया है, लेकिन जो मोटा मोटी जो व्यवसाय है वो एक इमोशनल रूप से लोग देखते हैं और नहीं अब चाह रहे हैं कि कंपनी हाथ से जाए। उसके चलते अगर लोगों को सेटलमेंट को देना पड़ भी रहा है, अगर प्रोसेस के अंदर जाते लग रहा है कंपनी हाथ से चली जाएगी, पर्सनल गारंटी स्टेक पर है, परिवार का नाम स्टेक पर है, तो लोग उसको एक बैंकों को पैसा दे रहे हैं, चुका रहे हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। करीबन 25,000 केस पिछले 7 साल में फाइल हुए हैं, जहाँ कंपनी इंसॉल्वेंसी में नहीं जाए उस डर से 8.5 लाख करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ है। जिसने फाइल किया है उसको पैसा मिला है। अब जिसने फाइल किया है उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी होंगे जिन्होंने माल सप्लाई किया, बैंकर्स भी होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। तो अगर ऐसा एक कानून है जहाँ लोगों को डर लग रहा है कि 25,000 एप्लीकेशन में 8.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में वापस आया है बिफोर गोइंग इनटू द प्रोसेस,
तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ऑफ कोर्स सुधार का स्कोप है, लेकिन इसकी एक इम्पोर्टेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ढंग से समझाया। अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसके आगे क्या, आप तो किताब लिख लिए, एक वकील को इस तरह से किताब, सामान्य तौर पर हमारे यहाँ जो लोग वकालत के पेशे से जुड़े हैं और सफल वकील हैं वो राजनीति में जाते हैं, आप लेखन की दुनिया में आ गए तो इसके आगे किस विषय को आप छू रहे हैं, और इस पुस्तक को लेकर अगर आपको मैं कहूँ कि आपका कोई मैसेज है कि आप किन तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इसका बहुत अप्रिसिएशन इस किताब को लगातार प्रोफेशनल कम्युनिटी में मिल रहा है, तो और किन लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं? क्या ये दूसरी भाषाओं में भी आने की बात है, या आप इसे केवल अंग्रेजी के लोगों तक सीमित रखना चाहते हैं? देखिए सर, आज जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, फ़िलहाल तो हमने अभी तक नहीं सोचा है दूसरी भाषाओं में। अगर हमें कोई ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ, कोई इसे हिंदी में अनुवाद करके लोगों तक लाना चाहे, ज़रूर हम चाहेंगे कि वो हो, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही है। मेरे इस किताब को लिखने का बहुत क्लियर कट एक जो मेरा संकल्प है कि कानून को सिंप्लीफाई किया जाए, और उसका जो रियल अफेक्टेड पार्टी है, चाहे स्टेक होल्डर बोले चाहे कंज्यूमर बोले, जो इस केस में ये 7-8 कैटेगरीज हैं, किसी और केस में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किसी और केस में कोई और होता है, उन तक डायरेक्टली पहुँचे। तो इसलिए ये किताब जो है उनके लिए है। ये किताब यंग जो हैं, काफ़ी यंग, अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, जो स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं जो आ रहे हैं फील्ड में, जो अब नई दुनिया में आ रहे हैं, या जो प्रैक्टिस में अब पिछले आए हैं या आने वाले हैं, या 2-3 साल ही हुआ है, वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिले। क्योंकि आप नहीं जानते हैं किस दिन कब अचानक आपको बुला के आपका मैनेजमेंट, अगर आप सीए या सीएस भी हैं, हो सकता है किसी दिन अचानक नोटिस आ जाए आपके क्लाइंट को, या फिर आप जिस कंपनी के इन हाउस कंसल्टेंट है वहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको हो सकता है बुला के तुरंत एक एडवाइस मांगा जा सकता है, सर ये नोटिस आई है, इसको चुका देना बेटर है, इसको सेटलमेंट ये करना बेटर है, या फिर इसको लड़ा जाए। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है और खुदा ना खास्ते आपने बोल दिया नहीं सर इसको लड़ा जाए, और सामने तरफ बैंक है जिसका 50 करोड़ का क्लियर कट ड्यू है और आपने उसको एडमिट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो एडवाइस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, भारी पड़ सकती है। तो इसलिए प्रोफेशनल्स के लिए भी है, और ये मेनली जो लोग, जो मैंने सबसे शुरू में बोला, हम चाहते हैं कि एक नया किताबों का या पुस्तकों का एक नया सेक्शन बने, जिसको हम कह सके कि नॉन फिक्शन लीगल। नॉन फिक्शन में बिजनेस है, मैनेजमेंट है, ग्रोथ है, सब चीज़ें। लीगल क्यों नहीं है? क्यों हम उसको इतना सेंट्रलाइज रखना चाह रहे हैं? और जो आपकी दूसरी बात है सर, क्योंकि मैंने दुनिया सिर्फ कॉर्पोरेट वाली देखी है, तो फ़िलहाल तो जो आने वाली जो 2 हमारी पुस्तकें हैं, वो कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट जगत पे कैसे क्या दूसरी चीज़ें इस सब्जेक्ट पे नहीं होंगी, तो उसको ही सिंप्लीफाई करेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुँचें, और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि जैसे आपके दोस्त के साथ हुआ और लोग के साथ नहीं हो, कि कंपनी बनाना आसान नहीं है, आसान होता है शायद, लेकिन कंपनी के क्या उसके रेगुलेशंस हैं, क्या सिस्टम है, उसको क्या करना चाहिए, कब सही समय है, अगर ज़रूरत हो तो बंद कर देना चाहिए। वो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हम टच करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे डिफ़ॉल्टर्स पैराडाइज लॉस्ट खरीद कर पढ़ें। जिन लोगों के लिए है बताया जा चुका है, जो लोग आने वाले होंगे, हो सकता है ये युवा छात्र हों जो लॉ में जाना चाहते हों, फाइनेंस में जाना चाहते हों, अकाउंटेंसी में जाना चाहते हों, बैंक में जाना चाहते हों, प्रोफेशनल ऑफिसर्स हों, वो लोग भी कल को आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण किताब है। और इसी तरह से कम देश का और बैंकों का पैसा डूबे नहीं, उसके लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, आप उसकी सराहना करें या ना करें, लेकिन जो तथ्य है उसको जान सकें। केवल अखबारी खबरों पर या मीडिया की खबरों पर ही भरोसा ना करें कि हम ये तो जानते थे कि 9 लाख रुपए की वसूली नहीं हो सकी, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इस कानून में गए बिना भी 8.5 लाख करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ते रहें, अच्छे लेखकों की बातें सुनते रहें। अनंत मराठिया जी से लोग जो है बहुत सारी अच्छी किताबें ऐसे ही आप लिख के लाते रहें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए।
थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।